नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी दुनिया। मैं हूं नकमा। हमारी आज की लीड स्टोरी रात के अंधेरे में पाकिस्तान के हवाई हमले से जुड़ी हुई है। इस हमले के बाद क्या तहरीक तालिबान पाकिस्तान चुप बैठेगा? लेकिन इसके साथ साथ देखेंगे कि इतने दिनों बाद कहां पर नजर आए अली बाबा के मालिक जैक मा। और इसके अलावा एनडीटीवी दुनिया में जानेंगे सीरिया का हाल। क्या सीरिया की हालात सैलानी ही सुधार सकते हैं? और इसके साथ ही किम जोंग को देखकर क्यों इतना खुश होते हैं लोग? और आखिर में बर्फबारी के बाद कैसा है लासा का नज़ारा? लेकिन लीड स्टोरी से पहले एक और अहम खबर जो इस वक्त नई खबर आ रही है। कतर के अमीर शेख तामिन बिन हमाद अल थानी प्रधानमंत्री मोदी के न्योते पर भारत पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री खुद एयरपोर्ट पर गए हैं कतर के अमीर का स्वागत करने के लिए। ये आप ताज़ा तस्वीरें देख रहे हैं एयरपोर्ट की, जहां पर प्रधानमंत्री खुद कतर के अमीर का स्वागत करने के लिए पहुंचे हैं। 17 और 18 फरवरी के 2 दिन का ये दौरा है, जिसमें एजेंडे पर है भारत और कतर के बीच पश्चिम एशिया की राजनीति और ऊर्जा सहयोग, व्यापार, निवेश और तकनीकी क्षेत्र में सहयोग। कतर भारत का सबसे बड़ा गैस सप्लायर है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक कतर के अमीर के साथ एक हाई लेवल डेलीगेशन भी आया है। कतर दुनिया के सबसे अमीर देशों में है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं एयरपोर्ट पर की, जहां पर इनका जोरदार स्वागत किया गया है और जहां प्रधानमंत्री मोदी खुद इनकी अगुवाई के लिए पहुंचे इन्हें रिसीव करने के लिए। कतर एक बहुत ही अमीर मुल्क है। यहाँ पर प्रति व्यक्ति आमदनी $1,14,648 है। और जो अल्थानी परिवार है वो दुनिया के 10 सबसे अमीर परिवारों में से एक है। उनकी कुल संपत्ति $335 अरब की है। दोहा में शेख तमीम के शाही महल की कीमत $1 अरब बात बताई जाती है और इस महल में कहा जाता है कि 100 कमरे हैं और 500 गाड़ियों की पार्किंग है। शेख के पास लग्जरी गाड़ियों का पूरा दस्ता है, जिसमें बुगाटी, फरारी, लैम्बोर्गिनी और रोल्स रॉयस जैसी गाड़ियां हैं। अल्थानी के प्राइवेट यॉट की कीमत 3.3 अरब है, जिसमें एक हेलीपैड भी है। अल्थानी परिवार कतर एयरलाइंस का भी मालिक है और कतर के अमीर इस वक्त भारत में हैं। वो 2015 में भी भारत आए थे और अभी वो फिर प्रधानमंत्री के न्योते पर भारत आए हैं। उनके साथ एक हाई लेवल डेलीगेशन भी आया है और खुद प्रधानमंत्री उनका स्वागत करने के लिए एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं और मेरे साथ जुड़ गए अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार, खास करके पश्चिम एशिया के मामलों के जानकार कमर आगा साहब। ये जो तस्वीरें देख रहे हैं आगा साहब, वो बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये कतर के अमीर जो हैं पहले भी आए थे 2015 में। कतर इस लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वेस्ट एशिया की जो क्राइसिस है इसमें हमास और इसराइल के बीच जो नेगोशिएशन बातचीत हुई, इसमें कतर का बहुत अहम रोल रहा है। भारत के लिए ये कितना महत्वपूर्ण है और उनका ये दौरा जो है? आपने जैसे पहले बताया, एक तो सबसे बड़ी बात यह कि एलएनजी का मेन सप्लायर है और तकरीबन 7-8 लाख इंडियन वहाँ पे काम करते हैं। हमारा ट्रेड ज़्यादा नहीं है, उनके साथ बढ़ रहा है। और दूसरी बात यह है कि इस दौरे के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, कतर काफ़ी कीन है हिंदुस्तान के अंदर इन्वेस्ट करने में और उस कई सेक्टर्स हैं उसको लगता है कि जिसमें उसको प्रॉफिट हो सकता है। एक तो इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में वो बात कर रहा है लगातार, फिर उसके बाद कर रहा है कि एक एयरपोर्ट है, पोर्ट है, टूरिज़्म है, होटल है, हेल्थ इंडस्ट्री है। इन सभी चीज़ों के अंदर उनका बहुत रुचि है जी। और मैं समझता हूँ कि काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट भी होंगे और उम्मीद है कि आने वाले वक्त। दूसरी बात ये कि इंडिया की इकनॉमी जो है 4 ट्रिलियन और लगातार बढ़ती जा रही है, फास्टेस्ट ग्रोइंग है। उनको भी ये लगता है कि भारत में इन्वेस्ट करने से अच्छा जी। फ़ायदा है। जी। दूसरी तरफ ये भी है कि इनका जो ट्रेड रिलेशन है हमारे लगातार उनके साथ बढ़ना है, एलएनजी के अलावा और दूसरी चीज़ों में भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कतर बहुत छोटा सा मुल्क है, लेकिन उसके बावजूद भी इसकी जो पॉलिसी जी। इसकी हाँ। जो पॉलिसी है वो जो पीस प्रोसेसेस इन्हीं ने जो ख़ास तौर से तालिबान के जी। साथ और फिर उसके बाद अब हाँ। इजराइल के साथ हम्म। बातचीत की है, फिर इसके रिश्ते सभी देशों से
बिल्कुल। अच्छे हैं और हमने सब। देखा है कि अफगान तालिबान की बात हो या फिर यहाँ हमास और इसराइल की बात हो, कतर सबसे इंपॉर्टेंट रहा है और केंद्र में रहा है। हमारे साथ आप बने रहें। आज की जो हमारी लीड स्टोरी है, अब एक नज़र उस पर भी डालते हैं। स्टोरी जो कहानी है वो पाकिस्तान की है। पाकिस्तान की एयरफोर्स ने एक बार फिर टीटीपी पर हमला किया है, यानी कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान। अफगानिस्तान से लगती सीमा पर उनके ठिकानों पर ये हमले किए गए। कई लोगों के मारे जाने की खबर है और सवाल उठ रहा है कि टीटीपी इस हमले के बाद चुप बैठेगा या फिर खून खराबा होगा। इसी तरह का एक और हमला पाकिस्तान की एयरफोर्स ने रात के अंधेरे में किया। निशाने पर था तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान से लगते हुए इलाकों में 3 जगहों पर हमले किए गए। इन हमलों में 6 विमानों का इस्तेमाल हुआ। ये विमान F-17 और JF-17 थे। 12 से 15 आतंकवादियों के मारे जाने की बात कही जा रही है। हालांकि ये संख्या शुरुआती है और बाद में बढ़ भी सकती है। अफगानिस्तान के एक अखबार के मुताबिक पाकिस्तान के विमानों ने दक्षिणी वजीरिस्तान के एक गांव पर बम बरसाए हैं, जिसमें 8 लोगों की मौत हुई। इनमें एक महिला और 7 बच्चे थे और सभी एक ही परिवार के थे। पाकिस्तान पर हाल के दिनों में टीटीपी के हमले तेज हुए हैं। पहले इनमें कई पाकिस्तानी सैनिकों की जान गई, लेकिन हाल के दिनों में कुछ अधिकारी भी मारे गए हैं। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल सैंक्शन मॉनिटरिंग टीम के मुताबिक जुलाई से दिसंबर के बीच टीटीपी की तरफ से 600 हमले हुए। पाकिस्तान का दावा है कि अफगानिस्तान की मदद से कुनार, नंगरहार, खोस्त और पख्तिका सूबों में हाल ही में नए ट्रेनिंग कैंप खोले गए हैं। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तानी दूत मुनीर अकरम ने दावा किया है कि टीटीपी अब एक ऐसा आतंकवादी संगठन बन गया है जिसकी छत्र छाया में कई और संगठन पल रहे हैं। पाकिस्तान लगातार टीटीपी पर आरोप लगा रहा है, लेकिन अफगानिस्तान हर बार ये कहकर पल्ला झाड़ लेता है कि ये संगठन तो पाकिस्तान का ही है और उसका इससे कोई लेना देना नहीं। तो कमर आगा साहब, ये जो मुश्किल है टीटीपी के साथ और पाकिस्तान भी इसे झेल रहा है और अफगानिस्तान टाल देता है ये कह के कि ये वहीं का आतंकी संगठन है, इस समस्या को कैसे देख रहे हैं आप? कितनी बड़ी मुश्किल है ये बहुत बड़ी समस्या है। इसको मैं नहीं समझता कि हल हो पाएगी आने वाले समय में। ये एक तरह का रिवोल्ट है पाकिस्तान के खिलाफ, पख्तून का। ये जो 2 चीज़ें इसमें, डूरन लाइन को वो लोग मानते नहीं है, अफ़गान भी नहीं मानते और इधर के भी अफ़गान नहीं मानते। डूरन लाइन सेकंड एंड थर्ड एंग्लो अफ़गान वार जो अंग्रेज़ों की हुई थी, उसके बाद से पख्तून का जो एरिया था, इसका पार्टीशन करके एक पार्ट भारत से जोड़ दिया था ब्रिटिश एम्पायर के पीरियड में। अब वो इसको मानते नहीं अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान अकेला मुल्क था जिसने पाकिस्तान के गठन को अपोज किया था। और फिर उसके अलावा दूसरी बात ये कि पाकिस्तान की नीयत अफ़गानिस्तान के मिनरल्स के ऊपर है, वो देना नहीं चाहते। तो ये जंग है जो चलती रहेगी और इसको रोकना बहुत मुश्किल काम है। ये दोनों अफ़गान में जो इस वक़्त जोश है कि हम यूनाइट दोबारा से होना चाहिए। पाकिस्तान को वो देखते हैं कि एक फेल्ड स्टेट है, पाकिस्तान को वो समझते हैं कि वो एक लायबिलिटी उनके ऊपर बनी। और फिर पाकिस्तान की सेना ने जिस तरह का जुल्म और जबर किया है उन लोगों के साथ, वो भी उनको बर्दाश्त नहीं है। 2 किस्म के वहाँ पे मूवमेंट हैं, एक तो तहरीक तालिबान जो मिलिटेंट है, और दूसरा ये कि जो पीसफुल मूवमेंट है जो डेमोक्रेटिक तरीके से पाकिस्तान की स्टेट के खिलाफ लड़ तो रहा अब है। जिस तरह से टीटीपी पर पाकिस्तान ने वार किया है, अब ये भी सवाल है कि क्या टीटीपी खामोश बैठेगा या वहाँ पर और खून खराबा होगा? आपने जैसा कहा कि ये मुश्किल बड़ी है और हल होने के आसार भी नहीं दिखते। शुक्रिया आपका कमर आगा हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब हम अपनी दूसरी रिपोर्ट की तरफ बढ़ते हैं। बात रूस और यूक्रेन की है। रूस यूक्रेन की जंगबंदी के लिए रियाद में, सऊदी अरब की राजधानी रियाद में कोशिश हो रही है। अमेरिका की पहल पर सऊदी अरब इसके लिए बैठक की मेज़बानी कर रहा है, लेकिन इसमें यूक्रेन को ही ना बुलाए जाने से इस बैठक को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं। यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध बंद करवाने के लिए रियाद पहुंचे अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का हवाई अड्डे पर कुछ इस तरह से स्वागत किया गया। वो यूक्रेन और रूस को लेकर ट्रंप की योजना पर बातचीत करेंगे। इससे पहले वो गाजा को लेकर ट्रंप की योजना पर बात करने के लिए इजरायल पहुंचे। फिलिस्तीन के लोगों को
गाजा से कहीं बाहर शिफ्ट करने के बारे में उनकी इजरायल में प्रधानमंत्री नेतन्याहू से बातचीत हुई, जिनका कहना है कि इस इलाके के सुखद भविष्य के लिए यही इकलौती सही योजना है। मार्को रूबियो ने कहा है कि हमास को खत्म किया जाना चाहिए। इसके बाद तेल अवीव से उनका जहाज रियाद के लिए उड़ा। रियाद में होने वाली बैठक में अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइकल वॉल्ट्स और विशेष दूत स्टीव विटकॉफ भी हिस्सा ले सकते हैं। सऊदी अरब इस बैठक का मेजबान ही नहीं, मध्यस्थ भी है। रूस की तरफ से बैठक में कौन हिस्सा लेगा, उनके नाम सामने नहीं आए हैं, लेकिन विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव और राष्ट्रपति के सलाहकार यूरी उशकोव रियाद के लिए रवाना हो गए हैं। यूक्रेन के एक बड़े अधिकारी के मुताबिक उनका देश इस बैठक में हिस्सा नहीं ले रहा क्योंकि उनको बुलाया ही नहीं गया है। तो ज़ेलेंस्की इस बातचीत से बाहर हैं। हालांकि ट्रंप कह रहे हैं कि यूक्रेन की भी नुमाइंदगी होगी। वैसे यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की पास ही अबू धाबी में हैं। सोमवार को ही वो अपनी पत्नी के साथ यूएई पहुंचे हैं। रूस और यूक्रेन के बीच युद्धबंदियों के आदान प्रदान में यूएई अहम भूमिका निभाता रहा है। दोनों देशों के बीच जंग की शुरुआत के बाद से ही यूक्रेन और रूस के बहुत से लोग यूएई में रह रहे हैं, लेकिन इंतजार करना चाहिए क्योंकि रियाद में बातचीत एक शुरुआत भर है और अगर ये सही दिशा में आगे बढ़ती है तो फिर आखिरी फैसले के लिए रूस और यूक्रेन को आमने सामने बिठाना ही होगा। और अब खबर चीन की। लंबे समय से चल रही अब अफवाहों पर रोक लगेगी क्योंकि अलीबाबा के मालिक जैक मा चीन सरकार की वजह से मुश्किल में हैं। ये अफवाह थी जिस पर अब शायद रोक लग जाए। वो राष्ट्रपति के कार्यक्रम में मुस्कुराते हुए नजर आए हैं। लंबे अरसे बाद अलीबाबा के मालिक जैक मा नजर आए और वो भी एक सरकारी कार्यक्रम में जिसमें राष्ट्रपति शी जिनपिंग पहुंचे थे। कोरोना के बाद अर्थव्यवस्था पर पड़े असर, सख्त सरकारी कार्रवाई और जमीन जायदाद के कारोबार में संकट के मद्देनजर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इसमें चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने वादा किया कि निजी क्षेत्र को लेकर चल रही नीतियों में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। आपको याद होगा कि जैक मा एक वक्त चीन के सबसे धनी शख्स हुआ करते थे। उन्होंने 90 के दशक में अलीबाबा की स्थापना की थी। चीन सरकार ने 2020 में एकाधिकार और डेटा नियमों को लेकर कड़ी कार्रवाई शुरू की थी। जैक मा ने शंघाई में एक भाषण में सरकारी कायदे कानूनों और वित्तीय सिस्टम की आलोचना करके सरकार से पंगा मोल ले लिया था। बाद में कुछ वक्त के लिए वो सार्वजनिक जीवन से दूर ही रहे। इस दौरान अलीबाबा पर 2.8 अरब डॉलर का जुर्माना भी लगाया गया। इस कार्यक्रम में शी जिनपिंग ने देश के जिन बड़े कारोबारियों से मुलाकात की, हाथ मिलाया, उनमें जैक मा भी थे। इस मुलाकात ने जैक मा को लेकर लंबे अरसे से चल रही कई तरह की खबरों और अफवाहों को कुछ विराम दे दिया है। और अब दुनिया की कुछ और खबरें कोने कोने से। सीरिया में पर्यटन को फिर से पटरी पर लाने के लिए काम होने लगा है। विशेषज्ञ वहां पर इसको दोबारा ठीक करने में जुड़े हुए हैं। पुरातत्वविद सीरिया की धरोहरों पर पहुंचने लगे हैं उनकी हालत सुधारने के लिए। 14 साल से जंग से जूझ रहे सीरिया की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए पर्यटन बढ़ाना जरूरी हो गया है। वहां पे पलमायरा सीरिया की 6 यूनेस्को विश्व धरोहरों में से एक है जो सिल्क रूट पर था। सीरिया में अशांति के दौर की शुरुआत से पहले यहाँ हर महीने लगभग 1.5 लाख सैलानी पहुंचते थे। और उत्तर कोरिया की राजधानी योंगयांग के बाहर के इलाकों में लगभग 50,000 फ्लैट बनाने की शुरुआत के समारोह में जब राष्ट्रपति किम जोंग उन पहुंचे तो जैसी की परंपरा रही है, लोग उनको देखकर खुशी से चिल्लाने लगे। रविवार को किम जोंग द्वितीय के जन्मदिन पर इस समारोह का आयोजन किया गया जिनका 2011 में निधन हो गया था। राष्ट्रपति निर्माण मजदूरों से बातचीत करते भी नजर आए।
और आप दिखाते हैं आपको आज का वीडियो। ल्हासा में इस साल की पहली बर्फबारी हुई है और इससे चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है। मौसम भी अच्छा हो गया है। आसपास की सारी पहाड़ियों पर बर्फ की सफ़ेद चादर बिछ गई है। बर्फबारी के बाद पटोला पैलेस और जोखांग मठ को देखने के लिए स्थानीय लोग और सैलानी बाहर निकल आए हैं।